Search on YouTube Agri by Manoj Sir. Subscribe and press the bell icon. सभी को प्यार भरा नमस्कार। जेट ICAR BHU की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले 7 का ओल्ड पेपर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोजन का अन्य नाम है। ग्लाइकोजन जो होता है उसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी एनिमल स्टार्च, ऑप्शन सी डेक्स्ट्रीन और ऑप्शन डी सुक्रोज। ए बी सी और डी बताइए जल्दी से। ग्लाइकोजन को किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोजन को किस नाम से जाना जाता है? स्टार्च, एनिमल स्टार्च, सुक्रोज या डेक्स्ट्रीन? जिसने बी जवाब दिया है एनिमल स्टार्च बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्लाइकोजन होता है उसको हम जंतु मंड या एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। जंतु मंड या एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके पास एनिमल स्टार्च ना आके जंतु मंड नाम आ जाए तो बिल्कुल सही रहेगा वो भी जवाब। अगला सवाल है हमारा, खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है। खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण बताना है आपको। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी विषाणु और ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। ए बी सी और डी बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ए बी सी और डी। खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण, जिसने विषाणु जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण क्या होगा? विषाणु होगा। विषाणु से होता है जिसको हम बोलते हैं वायरस। ध्यान रखना, खुरपका मुंहपका बीमारी किससे होती है? AOC वायरस से होती है। ध्यान रखना, AOC वायरस का नाम क्या है? AOC वायरस से होती है। अगला सवाल है, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है बताइए जल्दी से। आगरा क्षेत्र, बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र या रुहेलखंड क्षेत्र? बताइए जल्दी से जमुनापारी बकरी का मूल स्थान। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। जो स्टूडेंट नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिर लाइव चैट बॉक्स में आ जाइए और हमारी ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बनिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शन ए आगरा क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। जिसने आगरा क्षेत्र जवाब दिया है आपका जवाब बिल्कुल सही है। जमुनापारी बकरी का जो मूल स्थान है वो क्या होगा? आगरा क्षेत्र होगा। ध्यान रखिए, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान आगरा क्षेत्र। अगला सवाल है, जैम में चीनी की सांद्रता होती है। जो हम जैम बनाते हैं तो जैम में चीनी की सांद्रता पूछी है, यानी कि जैम में चीनी की मात्रा। ऑप्शन ए है हमारा 10% या 10 ब्रिक्स बोल सकते हैं उसको। ऑप्शन बी 40 ब्रिक्स, ऑप्शन सी 68 ब्रिक्स और ऑप्शन डी 90 ब्रिक्स। बताइए जल्दी से जैम क्या होता है? जैम एक विशेष प्रकार का प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद होता है जो फलों के गूदों को चीनी की मात्रा के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। आप सबने खाया होगा जैम, या जस्ट जेली नाम से एक टॉफ़ी आती है जैम जेली, वो टॉफ़ी भी आपने खाई होगी। तो बताइए जल्दी से जैम में चीनी की सांद्रता। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी 68 ब्रिक्स बिल्कुल सही जवाब है। जो जैम होता है हमारा उसमें जो चीनी की सांद्रता होती है वो होती है 68 ब्रिक्स। अगर जैम की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि जेली में चीनी की सांद्रता बताइए तो वहाँ पर 68 ब्रिक्स की जगह हो जाएगा 65 ब्रिक्स। ध्यान रखिएगा, जेली में कम होता है और जैम में ज़्यादा होता है। जैम मीठा होता है और जो जेली होती है वो थोड़ी सी हल्की सी खट्टी होती है। और जो सबसे अच्छी जेली बनाई जाती है वो अमरूद की बनाई जाती है। और जेली बनाने के लिए जो सबसे आवश्यक अंग है वो है पेक्टिन। तो आपको यहाँ पर एक सवाल के एक साथ कई जवाब मिलेंगे और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन भी आपको जानने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता ही रहता हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? जो हमारा फसल चक्र होता है, फसल चक्र का मतलब होता है एक फसल के बाद में दूसरी फसल को उगाना, फसल चक्र कहलाता है। तो अब यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए दलहनी फसल, ऑप्शन बी आच्छादित फसल, ऑप्शन सी नकदी फसल और ऑप्शन डी रेशे वाली फसल। ठीक है, तो ए बी सी और डी बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। दलहनी फसलों को आच्छादित फसलें कहते हैं। क्यों? जिसने ए जवाब दिया है दलहनी फसलें बिल्कुल सही जवाब है। क्यों दलहनी फसलों को क्यों ऐड किया जाता है या सम्मिलित करते हैं? क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं उसकी जड़ों में एक विशेष प्रकार का राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम पाया जाता है और वो क्या करता है,
वो वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है। वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है और पौधों को उपलब्ध करवाता है। तो जब हम दलहनी फसलें उगाते हैं तो उसके बाद में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दलहनी फसलों को फसल चक्र में सम्मिलित करते हैं। और दलहनी फसलों के इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, इसीलिए इसको दलहनी फसल को फसल चक्र में मुख्यतः ऐड किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? बहुत ही शानदार ट्रिक से समझाऊंगा आपको, एक बार में पक्का आपको जरूर समझ में आएगा। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, लाइव चैट बॉक्स बंद कर दीजिए एक बार। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? अब ऑप्शन ए दिया गया है लैटिन, ऑप्शन बी दिया गया है ग्रीक, ऑप्शन सी हिंदी और डी स्पेनिश। रटना नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा है एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, बताइए जल्दी से। जिसने लैटिन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। लेकिन अब समझिए आप कैसे पहचानोगे। देखो, जितने भी वर्ड होते हैं जिसके पीछे कल्चर लगा होता है, क्या लगा होता है, कल्चर लगा होता है, वो सारे ही शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। किसके होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा होगा वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होंगे, फिर वो हॉर्टिकल्चर हो या एग्रीकल्चर हो या ओलेरिकल्चर हो। और जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगा होता है, LOGY लॉजी, या NOMY नोमी, जैसे पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, तो वो सारे शब्द किसके होंगे? वो सारे शब्द होंगे ग्रीक भाषा के। आ गई बात समझ में? देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और हॉर्टिकल्चर भी लैटिन भाषा का है। और जो दूसरे शब्द हैं जैसे एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी के अलावा एक और शब्द जो था वो था हमारा पोमोलॉजी, ये सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब ये एक चीज़ बता देता हूँ, चलो थोड़ी सब्जेक्ट से हटके बात है, आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ध्यान रखना। हिंदी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। हिंदी अरबी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, हिंदी अरबी भाषा का शब्द है, आप सर्च कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है। प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है, बताइए जल्दी से कौन सा बीज होगा? ऑप्शन ए केंद्रक बीज या मूल केंद्रक बीज भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी आधार बीज, ऑप्शन सी प्रमाणित बीज और ऑप्शन डी पंजीकृत बीज। ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम कौन सा बीज तैयार किया जाता है? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है मूल केंद्रक बीज, बिल्कुल सही जवाब है। प्रजनक द्वारा सबसे पहले मूल केंद्रक बीज को तैयार किया जाता है, या इसे केंद्रक बीज भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, इसको हम मात्र बीज के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको मात्र बीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ आपको, जो आधा प्रमाणित बीज होता है उस पर नीले रंग का टैग लगा होता है, जो आधार बीज होता है उस पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं। प्रमाणित बीज के थैले पर कौन सा टैग होता है? नीले रंग का टैग होता है। आधार बीज के थैले पर कौन सा टैग होता है? सफ़ेद रंग का टैग होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे भारत में किस प्रकार की बीजों का प्रचलन बहुत कम है, तो जो पंजीकृत बीज होते हैं उनका प्रचलन हमारे भारत में बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। तो ध्यान रखिएगा, पंजीकृत बीज का प्रचलन कम है। अगला सवाल है हमारा, उससे पहले राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत बताना है आपको। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत, ऑप्शन ए जलाशय, ऑप्शन बी नहरें, सी कुएं और डी ट्यूबवेल। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी और डी। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत बताना है आपको, बताइए जल्दी से। जिसने सी जवाब दिया है कुएं, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा माना जाता है? सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है कुएं। ध्यान रखिएगा, कुएं से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अगला सवाल है तारामीरा। देखो तारामीरा क्या होता है? जैसे सरसों होता है, राई होती है, उसी के जैसा एक होता है जिसको हम बोलते हैं तारामीरा, ठीक है। तारामीरा होता है, इसका भी मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है तेल में, और तेल से संबंधित कुछ सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो उसकी किस्म पूछी है यहाँ पर, T9, T36, T27 और T151। बताइए जल्दी से, T9, T36, T29 या फिर T151। जिसने जवाब सी दिया है T29 बिल्कुल सही जवाब है। तारामीरा की किस्म कौन सी होगी? तारामीरा की किस्म होगी T27। T27 किस्म किसकी है? तारामीरा की किस्म। इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः की जाती है? ठीक है, किस जिले में चुकंदर की खेती की जाती है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। बताइए जल्दी से, जयपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर या सवाई माधोपुर? बताइए जल्दी से, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। ए, बी, सी या डी लिख दीजिए, बस इतना सही लिखना होता है, पूरा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने बी जवाब दिया है श्रीगंगानगर, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती करते हैं? गंगानगर में चुकंदर की खेती बहुतायत की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। बाजरा की फसल जानते हो आप सभी, बाजरा की फसल के लिए यहाँ उपयुक्त तापमान पूछा है आपसे, बताइए ए, बी, सी और डी। 15 से 20, 20 से 30, 20 से 80 और 25 से 35, 40 से 30 से 40। जिसने सी जवाब दिया है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही जवाब है। बाजरा की वृद्धि के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 25 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाजरा की बीज दर क्या होती है, तो बाजरा की बीज दर याद करने का एक बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। देखो, हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऑप्शन कितने होते हैं? उसके ऑप्शन सर 4 होते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी या 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं। तो बाजरा की बीज दर भी 4 ही होती है, ध्यान रखना, बाजरा की बीज दर भी 4 होती है और ऑप्शन भी 4 होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि बाजरा में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो उस 4 के पहले 1 लगा दो। जैसे 4 लिखा हुआ है, जैसे ये 9 लिखा हुआ है, इसके आगे अगर 1 लगा देंगे तो 19 हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे 4 लिखा हुआ है, उसके आगे 1 लगा दो तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो बाजरा में गुणसूत्र की संख्या 14 और बीज दर 4, ध्यान रखना। तो ऐसे कोरिलेट करके पढ़ना है। देखो, बाजरा की अगर आपसे बीज दर पूछी जाती है तो 4 ऑप्शन है और 4 ही किलोग्राम बीज दर होती है। 4 किलोग्राम बीज दर, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 किलोग्राम बीज दर, ध्यान रखना। इस तरीके से कोरिलेट करके याद कर लेना। और अगर आपको पूछा जाए कि बाजरा में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो उसी 4 के आगे आपको 1 लगाना है। उसी 4 के आगे 1 लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 हो जाएंगे। तो बाजरा की बीज दर 4 और बाजरा में गुणसूत्र संख्या 14। अगर ये जानकारी